दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार के साथ भी और मोदी सरकार के बाद भी अच्छे दिन आएंगे नहीं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इस बात की कतई इजाजत नहीं देती है कि एलआईसी का जो नारा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और सबसे रईस सरकारी कंपनी है ये, उसे अगर बेच भी दिया जाए तो भी इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ नहीं पाएगी। हालात इतने बदतर हैं या इतने जर्जर हो चले हैं और देखने वाला कोई नहीं। यह पहला मौका है जब आरबीआई को इमरजेंसी बैठक जो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर होती है बुलानी पड़ी। 6 और 8 अप्रैल के बीच में पहली बैठक हुई थी इस फाइनेंशियल ईयर में। बैठक अगली तय थी जून के महीने में, लेकिन जो हालात अर्थव्यवस्था के हैं उसमें 2 और 3 मई यानी कल और परसों जो बीत गया उसमें इमरजेंसी बैठक आरबीआई ने की और आरबीआई ने 3 संकेत साफ दे दिए। महंगाई रुके कैसे, कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हालात बन रहे हैं, भारत उससे निपटे कैसे, शायद यह एक मुश्किल सवाल है। और देश के भीतर में अब लोगों पर बोझ डालने के अलावे कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच देश की सबसे रईस सरकारी कंपनी एलआईसी के आईपीओ भी बाजार में आ गए। आईपीओ का जो लेकर उससे पहले वैल्यूएशन एलआईसी का किया गया, वह भी 2 महीने में आधा कैसे हो गया, यह भी एक सवाल है। और 2014 के बाद से अब तक जो एनपीए एलआईसी का है वह दुगने से ज्यादा हो चुका है। इसे सरकार जान रही है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से यह हुआ है, लेकिन सवाल अर्थव्यवस्था के खांचे का है तो उसके दायरे में शेयर बाजार भी आ चुका है। विदेशी निवेशक जितनी बड़ी तादाद में पैसा निकाल रहे हैं और हमारा अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो उससे कहीं ज्यादा तेजी से इंपोर्ट बढ़ रहा है। यानी हर सेक्टर को लेकर इकोनॉमी के मद्देनजर इतने बड़े बड़े सवाल हैं, जिसमें सवाल पूछे कौन और जवाब देगा कौन, शायद यह भी एक सवाल है। तो अच्छे दिनों की आस और टकटकी लगाए लोगों के सामने कुछ आरबीआई ने जो आज जिन बातों का जिक्र किया उसमें बहुत साफ है, जो लोग लोन लिए हुए हैं और जो ईएमआई चुकाते हैं अब उन्हें ज्यादा ईएमआई देनी होगी। सरलता के साथ समझ लीजिए, अगर आपने 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया था तो वह 6.7% के हिसाब से आपको हर महीने 37,870 रुपए देने पड़ते, लेकिन अब जब इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है तो 6.95% के हिसाब से आपको 39,066 रुपए देने होंगे। यानी हर महीने 1,196 रुपए का चूना ईएमआई में लग गया। तो उसी स्थिति में जिसने भी जितना जितना लोन लिया है अब ईएमआई ज्यादा चुकाना होगा। पहली स्थिति आरबीआई ने बता दी। दूसरी परिस्थिति बता दी कि महंगाई दर और बढ़ने वाली है, खास तौर से जो खाने पीने के सामान है उसकी कीमतें और बढ़ने वाली है। आवाजाही जो इस देश के भीतर में होती है, जो पेट्रोल और डीजल बढ़ाकर गाड़ियां चलती हैं, उनकी कीमत में इजाफा होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो भारत में हम रोक कैसे पाएंगे, यह भी एक सवाल है। और इस दौर में जो पूरा माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है, भारत उससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत को अपने तौर पर जिन उपायों को खोजना है उन उपायों से भारत बहुत दूर खड़ा है। यह संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था को चलाती हुई सरकार की आंखों पर कहीं पट्टी तो नहीं बंधी है, क्योंकि इस दौर में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से जो पैसा निकालना शुरू किया है उसमें जानकर हैरत होगी, भारत का नंबर दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर ताइवान है, जहां से बीते 7 महीनों में यानी अक्टूबर से अप्रैल तक तकरीबन 1,94,834 करोड़ रुपए ताइवान से निकाले गए विदेशी निवेशकों ने। दूसरे नंबर पर भारत है, तो यानी भारत की इकोनॉमी भी क्या अब विदेशी निवेशक समझ रहे हैं कि डामाडोल हो रही है। 1,75,790 करोड़ यानी $23 बिलियन निकाले गए हैं। टॉप के जो 5 देश हैं उसमें ताइवान, भारत, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका भी आता है। और भारत की इकोनॉमी के इर्द गिर्द सटे हुए देश में जैसे ब्राजील का जिक्र कीजिएगा, ब्राजील में विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है तकरीबन $17 बिलियन से ज्यादा, यानी 1,32,192 करोड़ रुपए निवेश किया है। इंडोनेशिया में निवेश किया है, थाईलैंड में निवेश किया है, मलेशिया में निवेश किया है, लेकिन भारत के शेयर बाजार से पैसा निकाला जा रहा है।
और जो भारत सरकार लगातार अपनी पीठ ठोकती है आंकड़ों के आसरे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, और इस बार कल ही बता रहे थे कि 24% बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ इस पर खामोशी बरत गए कि एक्सपोर्ट बढ़ गया तो इंपोर्ट की क्या हालत है। इंपोर्ट 26% से ज्यादा हो गया, यानी जो माल हम बाहर भेजते हैं उसकी तुलना में उससे ज्यादा माल बाहर से मंगाते हैं, जो डॉलर की शक्ल में हमें देना पड़ता है। तो घाटा देश को हो रहा है इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में भी। अगर इसकी नेगेटिविटी पर आइएगा, यानी कितना घाटा हो रहा है भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उसकी तुलना में जो इंपोर्ट कर रहा है, तो इस बार यानी अप्रैल के महीने में 1,53,357 करोड़ नेगेटिव है। इतना बिजनेस का घाटा है भारत को, इतना ज्यादा वह इंपोर्ट कर रहा है। महीने भर महीने देखिएगा तो जनवरी में यह आंकड़ा 1,33,000 करोड़ था, फरवरी में यह आंकड़ा 1,58,000 करोड़ था, मार्च में यह आंकड़ा 1,42,000 करोड़ था, और अप्रैल में यह आंकड़ा 1,53,000 करोड़ हो गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। शेयर मार्केट से विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, और आरबीआई अपने तौर पर कह रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत जो विश्व बाजार में आने वाले वक्त में बढ़ेगी, वो इंडिकेट कर रहा है, खुले तौर पर नहीं कह रहा है, उसका असर भारत पर पड़ेगा। जो खाने के तेल का शॉर्टेज हो रहा है, जो एक्सपोर्ट भारत जो दूसरे देशों में किया जाता था, खासतौर से इंडोनेशिया से किया जाता था, अब उसका असर भारत में खाद्य तेलों की कीमत पर भी पड़ेगा। जो अनाज के दाम है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया से पूरी आवाजाही पूरी दुनिया में रुक गई है। तो अपने तौर पर महंगाई की परिस्थितियां सामने आकर खड़ी होने वाली है। जो मिडिल क्लास है, लोन लेकर चला रही थी, उसके सामने और मुसीबत आने वाली है। इन परिस्थितियों के बीच में अगला सवाल एलआईसी का है। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, और इसका ग्रोथ जो है दूसरी किसी भी कंपनी से बहुत ज्यादा बड़ा है। मसलन जो लगभग 1956 में, यानी 66 बरस पहले जब एलआईसी की शुरुआत हुई थी, तो आप कल्पना कीजिए उस वक्त 50 लाख पॉलिसी थी। आज की तारीख में यह पॉलिसी बढ़ते 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 30 करोड़ बीमा पॉलिसीज देश में हो गई है, और उस समय 1,000 करोड़ का बीमा कवर हुआ करता था, आज 52,000 करोड़ का बीमा कवर है। उस वक्त 1957 में जो एलआईसी का बिजनेस था वह सिर्फ 200 करोड़ का था, आज की तारीख में 5,60,000 करोड़ का बिजनेस है इसका। इस कंपनी के साथ जो बड़ी तादाद में कर्मचारी काम करते हैं उनकी तादाद भी लाखों में है, 1,14,000 सीधे तौर पर हैं, और एजेंट लगभग 12.5 लाख है। इन आंकड़ों पर मत जाइए, असल चीज पर आइए। इस एलआईसी का उपयोग, और इसमें इस देश के अगर 30 करोड़ पॉलिसी धारक हैं जिनकी पॉलिसी है, उसके जरिए कितना लाभ सरकार को मिलते रहा, या फिर सरकार अपने तौर पर किस तरीके से इसके डिविडेंड को कमाती रही। अब जब आईपीओ ले आई है तो यह एक शुरुआत होती है उस बाजार की दिशा में जाने पर जो आने वाले वक्त में बाजार तय करेगा। यह समझ लीजिए कि भारत में एलआईसी का मतलब है इस देश में डूबती हुई हर कंपनी में एलआईसी का पैसा लगा दिया गया, और एलआईसी के पैसे के जरिए अभी तक जो बीमा धारकों को लाभ की दृष्टि से देखा जाता था, अब वहां पर उनकी दिशा में देखा जाएगा। जो लोग निवेशक होंगे, जो शेयर बाजार में शेयर खरीद रहे होंगे, उनके फायदे मुनाफे को अब एलआईसी देखेगी। लेकिन अगला सवाल, इस दौर में जो भी एनपीए बढ़ता चला गया, एलआईसी का एनपीए जो लोन देती थी अलग अलग कंपनियों की, 2014-15 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे थे, उस समय एलआईसी का एनपीओ 3.3% था। आज की तारीख में वो बढ़ते बढ़ते 8.17% हो गया है, दुगने से भी कहीं ज्यादा। दुगना तो पहले 5 साल में ही हो गया था, 2019 में ही यह 6.3% पर आ गया था। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि एलआईसी का उपयोग सरकार उन कंपनियों को बचाने में करती है जो सरकार के साथ नहीं चल पा रही है, सरकार से नहीं चल पा रही है, और दूसरी बात उन प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट कंपनियों को एलआईसी का पैसा दे देती थी जो डूबने वाली कंपनियों, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। जो डूबने वाली कंपनी है उसी से बात शुरुआत करते हैं, तब आपको इस अर्थव्यवस्था की असल नब्ज पकड़ में आएगी। एलआईसी में जनता का ही पैसा रहता है, जनता ही सारा पैसा लगाती है, और एनपीए बढ़ते बढ़ते ये 35,000 करोड़ को पार कर चुका है। टोटल कर्ज जो इसने दिया हुआ है वो 4,51,000 करोड़ का है।
एलआईसी के पास जनता का पैसा लगभग 36 लाख करोड़ का है। 34 लाख करोड़ इसने इस देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों में कर्ज दिया हुआ है कि अब आप इन क्षेत्रों में काम कीजिए, जिसमें बड़ा पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लेती है, रियल एस्टेट को लेकर लेती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर रहती है। और यह पूरी इकोनॉमी का ढांचा तुरंत जोड़िएगा उस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की इमरजेंसी बैठक से जो 2 और 3 मई को हुई है। और आज जो आरबीआई के गवर्नर ने बताया है कि स्थिति नाजुक है और वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपको बड़े झटके लगने वाले हैं। लेकिन जरा सोचिए डिफॉल्टर कौन कौन रहा है। IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, एलआईसी ने यहां पर भी पैसा लगाया। एस्सार पोर्ट शिपिंग कॉरपोरेशन, यहां भी लगाया पैसा, नहीं मिला पैसा। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, भूषण पावर, डेक्कन क्रॉनिकल, यूनिटेक, आलोक इंडस्ट्री, अमरटेक ऑटो, एबीजी शिपयार्ड, जीवीके पावर, जीटीएल, जेट एयरवेज, हम जब इन बातों का और बैंकों पर लगाया जो बैंक अपने तौर पर खुद डूबने की परिस्थिति में आ चुके हैं। यस बैंक आ चुका है, एक्सिस बैंक की स्थिति नाजुक है, वहां पर एनपीए बढ़ा हुआ है। आईसीआईसी बैंक में भी पैसा लगाया, एलआईसी के जरिए लगवाया गया। वो दौर अरुण जेटली जी का था, उस दौर को याद कीजिएगा तो। यानी सब जगहों पर जो पैसा लगाया गया, इससे यह भी समझ लीजिए कि एलआईसी का एनपीए जो सरकार कागज में दिखा रही है वो 7.8% दिखा रही है। इस तुलना में जब आइएगा तो एसबीआई के ऊपर बैंक जो है वो तो नॉन बैंकिंग सिचुएशन है, बैंक में भी एसबीआई 5% पर है, आईसीआईसीआई 5% पे है, एक्सिस बैंक 3.7% पे है। यानी एनपीए भी इस दौर में बढ़ता चला गया। और जिन्होंने कर्ज लिया, जिस रूप में कर्ज लिया, जैसे भूषण पावर 38,000 करोड़, आलोक इंडस्ट्री 22,000 करोड़, अमरटेक ऑटो लिमिटेड 15,000 करोड़, एबीसी शिपयार्ड 8,000 करोड़, जो 12 टॉप मोस्ट कंपनियां थी उसमें जानकारी मिली कि लगभग इन्होंने जो एलआईसी और बैंकों से 2,96,000 करोड़ रुपया पैसा उठाया। सरकार की तमाम नीतियों के बाद जो शानदार तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाती है, उसके बाद जानकारी मिली कि 2,96,000 करोड़ में से जो पैसा निकाल पाई सरकार वो सिर्फ 1,16,000 करोड़ थी। यानी 40% ही पैसा निकाल पाई, बाकी पैसा लेकर ये फुर्र हो गए। यानी इनकी रईसी में कोई कमी नहीं आई। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस देश के भीतर में जो जनता का पैसा बैंक में जाता है, जनता जो अलग अलग पॉलिसी खरीदती है और एलआईसी को देती है पैसा, हर महीने पैसा भरती है, उस पैसे के जरिए इस देश के कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां पर एलआईसी ने पैसा लगा दिया। आईडीबीआई बिकने वाला है सितंबर तक, वहां पर 49% शेयर जो है एलआईसी के पास है, क्योंकि वह डूब रहा था बैंक, तो सरकार ने एलआईसी का पैसा शिफ्ट करा दिया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की स्थिति भी नाजुक हुई, तो वहां पर भी 45% शेयर एलआईसी ने खरीद लिए। आईटीसी, वहां पर भी लगभग 15-16% शेयर खरीद लिए। एनएमडीसी लगभग 14% शेयर खरीद लिए। एमटीएनएल, जिसकी हालत नाजुक, सरकार ताला लगा चुकी है, उसके भी 13.5% शेयर एलआईसी के पास है। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन 12% शेयर एलआईसी के पास है। एलएनटी 11.88% एलआईसी के पास शेयर है। ऑयल इंडिया लगभग 12.25% यानी 11.75% शेयर एलआईसी के पास है। कैस्ट्रॉल इंडिया 11.5% एलआईसी के पास शेयर है। एक लंबी फहरिस्त है जो नजर आता है कि वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है सिवाय फंड को इधर से उधर शिफ्ट कर देना। और इस शिफ्ट करने के प्रोसेस में ही ये पूरी गवर्नमेंट बीते 8 साल से इस देश को गच्चा दे रही है। क्योंकि जो वित्तीय संकट में जो भी सरकारी कंपनी आई, एलआईसी का पैसा लगा दिया गया। अपने मित्र दोस्तों को पैसा चाहिए तो एलआईसी से पैसा ट्रांसफर करा दिया गया। और सोचिए, ये एलआईसी वो है जो कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में टैक्स के जरिए सरकार की कमाई 10,500 करोड़ की हो गई। और सोचिए, ये आईपीओ बेचकर कमाना चाहते हैं 21,000 करोड़ रुपए, जिसके टैक्स से फायदा सरकार को 10,500 करोड़ का हो गया। और जो डिविडेंड था सरकार के पास आया वो 2,889 करोड़ रुपए का डिविडेंड आया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इसका मतलब यह है कि एलआईसी की जो पूरी संपत्ति का एनालिसिस होता है वह तकरीबन बताया जाता है 38 लाख करोड़, 38 लाख करोड़। और विभिन्न विकास परियोजनाओं में, जो इस देश की विकास परियोजनाएं हैं, उसमें पैसा उसमें लगा दिया गया, कहा गया 36 लाख करोड़। यानी लोगों का पैसा इस देश की अलग अलग परियोजनाओं में, अलग अलग परियोजनाएं जो होती हैं वो कौन चलाता है?
वह प्राइवेट कंपनियां चलाती है। मसलन जैसे मेरठ से, हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था, मेरठ से प्रयागराज तक जो एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, उस कंपनी को कौन चलाए, कौन बनाएगा उसमें, और जो एक सी हाईवे बनने वाला है, सी लिंक बनने वाला है वारसोवा और बंदरा के बीच, दोनों को देखिएगा तो इन दोनों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वो पैसा तो शिफ्ट होगा बैंक से और एलआईसी से, लेकिन यहां पर कौन कौन सी कंपनियां हैं? गंगा एक्सप्रेसवे पर कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड। जो बारसोवा से बांद्रा सी लिंक बनना है, वहां पर एप्को, इंफ्राटेक और वेब बिल्ड को बनाना है। सवाल यह है कि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बैंकों से पैसा उठाएंगी, और अगर इनकी नाजुक स्थिति होती है तो ये पैसा नहीं लौटा पाती है। इस स्थिति में एक नाम आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, जो नवी मुंबई में एयरपोर्ट जो अडानी के पास गया है, उसमें जो 11-12 हज़ार करोड़ का जो पूरा का पूरा बैंक से पैसा उठाया गया है, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल था कि वह अब कैसे लौटेगा, किस रूप में लौटेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बीच में आरबीआई जब अपने परिस्थिति को बतलाती है तो वो सरकार पर उंगली नहीं उठाती है। दो मतलब होते हैं, आरबीआई भी सरकार की नीतियों को ही तो परोस रही होगी, ये कोई भी कहेगा। तो क्या आरबीआई के जरिए सरकार इस देश को सचेत कर रही है, स्थिति नाजुक है संभल जाइए, या फिर आरबीआई पहली बार हिम्मत दिखा रही है कि स्थिति नाजुक है, सरकार को कह रही है संभालिए? ये दोनों के बीच में परिस्थिति फंसी हुई है। इन बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां जहां एलआईसी ने पैसा लगाया, जैसे एक नाम आता है दीवान हाउसिंग, 6,500 करोड़ रुपए डूब गए। रिलायंस कैपिटल 4,000 करोड़ रुपए डूब गए। इसी तरीके से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पीरामल कैपिटल, यस बैंक, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय सेक्टर में जो भी तबाही हुई, उस तबाही का सीधा एलआईसी जैसी गैर बैंकिंग स्थिति पर अगर पड़ गया तो भारत की इकोनॉमी बैंकिंग स्थिति और गैर बैंकिंग स्थिति दोनों की परिस्थिति में डामाडोल होकर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। और उसके बाद आरबीआई ने जब डाटा रखना शुरू किया तो डाटा में यह भी जानकारी निकल कर आई कि दरअसल इस दौर में जो भी अलग अलग क्षेत्र में पैसे लगाए जा रहे हैं, उन पैसों के वापस लौटने के चांस बहुत कम हो गए हैं। एलआईसी का जिक्र हम आज सिर्फ इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आज ही उसका आईपीओ आया है 3.5%, जिससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपया का फायदा होगा, कमाएगी, ये माना जा रहा है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, 2 महीने पहले ही 21,000 करोड़ 3.5% का वैल्यूएशन बनता है लगभग 6 लाख करोड़ रुपया, और 2 महीने पहले फरवरी के महीने में एलआईसी का वैल्यूएशन हो रहा था 12 से 14 लाख करोड़ रुपया। तो किस तरीके से इस देश की इकोनॉमी को खींचा जा रहा है, इसके जरिए यह भी समझिए कि जो पावर प्रोजेक्ट पर एलआईसी ने पैसा लगाया हुआ है वो तकरीबन 24,803 करोड़ है। जो रियल एस्टेट में पैसा लगाया हुआ है एलआईसी का पैसा, वो लगभग 9,241 करोड़ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया हुआ है वो 18,253 करोड़ है। यानी हर सेक्टर को जब आप गिनते चले जाइएगा तो आखिर में एक सवाल आपके सामने खुलकर आएगा, इस देश के भीतर में प्रोडक्शन नील अगर हो रहा है, एक्सपोर्ट से ज्यादा हम इंपोर्ट करने की परिस्थितियों को लगातार भोग रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए की मूल्य लगातार कम हो रहा है, शेयर बाजार से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो हैं पैसा निकाल रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड की सिचुएशन में भारत की सिचुएशन सबसे अगर नाजुक है, यहां पर लोग पैसा लगा नहीं रहे हैं शेयर बाजार तक में, तो फिर यहां पर वह निवेशक कैसे आएगा जो निवेशक भारत के भीतर में किसी प्रोडक्शन में सहायक हो जाता। डिफेंस के क्षेत्र में ही 24 घंटे पहले जो फ्रांस की कंपनी है उसने हाथ खड़े कर दिए, वो भारत में नहीं आएगी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर वहां यात्रा पे गए हुए हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात से पहले ही वहां पर से जानकारी आ गई हम नहीं लगाएंगे। तो क्या भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन जो हो चली है और आरबीआई जो लगातार इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट इस बात का तो नहीं है कि आने वाले वक्त में इतने बड़े झटके लगने वाले हैं जो आपको 91 से भी बुरी हालत में इकोनॉमी की दृष्टि से ले जाएं। और 2008 में जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी आई थी, उस पीरियड में तो मनमोहन सिंह ने किसी तरीके से इकोनॉमी को संभाल लिया, लेकिन अब की स्थिति में तो सारी चीज मोनेटाइज कर दी गई है। एक पैरेलल इकोनॉमी भारत के भीतर में सिर्फ ब्लैक मनी की बची है। वह पैरेलल इकोनॉमी जो गांव में थी, जो बड़े बुजुर्गों के जेब में रहती थी, वह तो डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद वह पूरे तरीके से खत्म हो गई। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो था, असंगठित क्षेत्र पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया।
तो क्या अच्छे दिनों की आस और उम्मीद पूरे तरीके से टूट गई है? और एलआईसी जब कहता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो क्या वाकई इस बात का जिक्र किए जा सकता है कि मोदी सत्ता के साथ भी और मोदी सत्ता के बाद भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी कैसे? इसका कोई विजन कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर दे पाने की स्थिति में आज नहीं है और कोई व्हाइट पेपर तक नहीं ला पा रही है इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, और आरबीआई जो आता है वह भी टेलीविजन स्क्रीन पर एक आध जगह पर रेंगते हुए आपको दिखाई देगा, बाकी जगहों पर तो लगातार देश की चकाचौंध और गुणगान होते हुए वहां का लाउड स्पीकर बज रहा है। उसमें आप क्या करेंगे? यानी हकीकत से वाकिफ ना होना, अंधेरे में रहना और एक के बाद एक परिस्थितियां नाजुक होते चले जाना, लेकिन जो बताया और दिखाया जाए वो चकाचौंध और रेड कारपेट हो, तो फिर इस द्वंद्व में क्या भारत फंस तो नहीं गया है? ये शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए जिन झटकों का जिक्र सेस्मिक एस्पेक्ट में आरबीआई शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, ये झटके कब से शुरू होंगे और किस रूप में सामने आएंगे, यह आपको अब जून की बैठक के बाद पता चलेगा, जो आरबीआई उस दौर में कहीं खुलकर सामने आएगी। क्योंकि इस वक्त उसने साफ कह दिया, बैंकों से जो पैसा रिजर्व बैंक में आएगा उस पे जो हम आपसे ब्याज दर लेंगे, अब वो रेपो रेट 4.40 होगा। कल तक 4% था, यानी मिडिल क्लास ने जो भी लोन लिया, जो कुछ लिया, सब कॉस्टली हो गया और वो बोझ आम जनता पर ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।